हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज बहुत दिनों बाद आपको ये वीडियो मिल रही है। बहुत दिनों से हमारी क्लासेस बंद चल रही थी, तो कुछ हम बिजी थे। उसके बाद फिर जब हम खाली हुए तो लाइट प्रॉब्लम की वजह से आपकी वीडियो नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब आपकी वीडियो जो रेगुलर वे में आपको मिलती रहेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले के लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और डबली रेनफोर्स्ड बीम। वहाँ पे हमने इसके दोनों के डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन करते हैं और डबली रेनफोर्समेंट बीम का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आरसीसी का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम वन वे स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। वन वे स्लैब के बाद टू वे स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको पढ़ना, वन वे स्लैब। ठीक, तो देख लेते हैं। आरसीसी का ये नेक्स्ट लेक्चर है, आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसका नेक्स्ट लेक्चर है क्या, चैप्टर नेक्स्ट है। चैप्टर नंबर आप चेक कर लीजिएगा कौन सा है, वन वे स्लैब। ठीक है, क्या है चैप्टर आपका, वन वे स्लैब। मतलब एकल दिशीय एकल दैशिक स्लैब बोल सकते हैं इसको, हिंदी वाले जान ले, एकल दैशिक स्लैब। ठीक, वन वे स्लैब का मतलब ये होता है। तो आपको वन वे स्लैब टू वे स्लैब दोनों पढ़ना, तो पहले देख लेते हैं स्लैब क्या होता है, वन वे स्लैब क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि भवनों की कमरों के ऊपर जो छतें बनाई जाती है, ठीक है, छतों के ऊपरी फर्शों को पाटने के लिए, जैसे क्या हुआ, ये हमारा कोई बिल्डिंग बना हुआ है, ये बिल्डिंग की दीवारें हैं, ठीक है, ये इसका स्लैब है। यहाँ पे जो ये हमारा बनता है ये चीज़, इसे क्या हम बोल देते हैं, ये हमारा स्लैब कहलाता है। ठीक है, अब ये स्लैब दो तरह से होते हैं। कौन कौन से स्लैब होते हैं, एक वन वे स्लैब जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा क्या होता है हमारा टू वे स्लैब। ठीक है, तो देखते हैं। इस स्लैब आपको आई होप समझ में आया होगा कि क्या लिख सकते हैं हम, कि भवनों के कमरों के छतों के ऊपरी फर्शों को पाटने के लिए। ठीक, जो ये हमारा मान लीजिए कोई बिल्डिंग, जैसे आपको बिल्डिंग कैसे बनता है, अगर आप एक नॉर्मली बिल्डिंग बनाना चाहें तो कुछ आपका अगर स्लोपी बनाते हैं, स्लोप स्लैब वाला बनाते हैं तो इस तरह से, और अगर नॉर्मल स्लैब बनाते हैं तो क्या कुछ इस तरह से आपका बनता है। तो ये जो होता है, ठीक है, भवनों की छतों को पाटने के लिए जो हम फर्श बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आप स्लैब बोलते हैं। जो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि जो छत होती है वही हमारी स्लैब कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्लैब हुआ। अब टाइप्स ऑफ स्लैब में अगर देखते हैं डिजाइन के बेसिस पे, ठीक है, डिजाइन के आधार पर देखें तो स्लैब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला वन वे स्लैब। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, चैप्टर आप ध्यान रखिए कि वन वे स्लैब। अगर यहाँ पे हम स्लैब लिखते हैं तो स्लैब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला वन वे स्लैब और नेक्स्ट वन इज टू वे स्लैब। ठीक है, यहीं से जान लेते हैं कि वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके डिज़ाइन के आधार पे, इसकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पे देखें वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होते हैं, तो वन वे स्लैब जो होता है हमारा, जैसे जो लंबी वाली दिशा होती है, जैसे कोई भी छत होगा, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। ठीक है, अगर क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ये क्या हुआ हमारा, इसमें दो डायरेक्शन होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन होता है, दूसरा वाई डायरेक्शन होता है। अगर इसको हम एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, एल एक्स मान लेते हैं, और इसको हम एल वाई मान लेते हैं। ठीक है, एल एक्स और एल वाई अगर मान लेते हैं, ये डायरेक्शन को हम, जैसे आप अगर क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ये एक्स एक्स एक्सिस होता है, ये वाई वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसको, इस वाली डायरेक्शन को हम एल एक्स मान ले रहे हैं, इस वाली लेंथ को, और इस वाली लेंथ को क्या मान ले रहे हैं हम, एल वाई। तो अगर ये जो एल वाई, ठीक है, एल वाई और एल एक्स का जो रेशियो है, अनुपात है, एल वाई अपॉन में एल एक्स का जो अनुपात है, ये क्या है, अगर दो से बड़ा है। ठीक है, अगर दो से बड़ा है इसका अनुपात, तो ये क्या होगा, वन वे स्लैब कहलाएगा। और अगर यही अनुपात एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो दो से छोटा या फिर दो के बराबर है, तो ये क्या हमारा कहलाएगा, टू वे स्लैब। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है, यही यहाँ का डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन भी लिखा जा सकता है कि
जब स्लैब पूर्ण रूप से अलग अलग, ठीक है, अगल बगल की चारों दीवारों पर या धरणों पर आलंबित मानी जाती है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहे, ठीक है, क्या होता है कि जब स्लैब पूर्ण रूप से, ठीक है, टू वे स्लैब का डेफिनेशन क्या होगा, जब स्लैब पूर्ण रूप से, जैसे क्या हुआ, ये हमारा स्लैब बना हुआ है, यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, ठीक है, मतलब अगर चारों तरफ कॉलम बना हुआ है या फिर चारों तरफ बीम बनी हुई है, या फिर यहाँ पे इसको हम बीम अगर दिखा देते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा टू वे स्लैब कहलाएगा। लेकिन अगर जब ये चारों तरफ बीम लगी होगी तो इसका जो रेनफोर्समेंट होगा चारों दिशाओं में होगा, ठीक है, कुछ ऐसे लगेगा। और जब क्या होगा, वन वे स्लैब कब होगा, जब ये जो टेंसाइल स्टील लग रहा है, ये जो स्टील लग रहा है, ये और ये स्टील, ठीक है, ये केवल एक दिशा में होता है। कैसे, लंबाई की दिशा में। कुछ ऐसे लगा होता है, सॉरी, ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा वन वे स्लैब कहलाता है। ये मेन डिफरेंस हमारा वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा कि वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है। एक बार हम फिर से बता दें कि जब Ly/Lx का मान 2 से अधिक होगा तो वन वे स्लैब कहलाएगा, और जब Ly/Lx का मान 2 के बराबर या 2 से कम होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मतलब टू वे स्लैब कहलाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं कि वन वे स्लैब कैसे होगा, टू वे स्लैब कब होगा। जैसे मान लेते हैं कोई स्पान हमारे पास दिया गया है, ये कोई स्पान दिया गया है, अगर ये मान लेते हैं Lx का मान 4 हो गया और Ly का मान 2 हो गया, तो ये कौन सा स्लैब होगा, Lx हो गया, Ly हो गया, तो Ly/Lx का मान, Ly/Lx का मान क्या हो जाएगा, Ly का मान 4 और ये 2। एक मिनट आप रुकेंगे। हाँ, तो हम देखते हैं कि Ly/Lx का मान यहाँ से हम निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या हुआ, Ly/Lx का मान 2 के बराबर आ गया, बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा स्लैब हो जाएगा, हमारा टू वे स्लैब कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा टू वे स्लैब हो जाएगा, ठीक है। अगर यही हमारा ये 6 हो जाता और ये 2 हो जाता, तब ये कितना हो जाता, ये 6, ये 2 2 3 जा 6, ठीक, तो ये कितना आ जाता है, Ly/Lx का मान 3 आ जाता है। जब 3 आ गया मतलब 2 से अधिक है, तो ये क्या हो जाता है, तब यहाँ पे हमारा ये हमारा वन वे स्लैब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को डिफाइन करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि अगर डिफरेंस आप लिखना चाहें तो डिफरेंस भी, कई डिफरेंस इसमें है, वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर आपका जो नोट्स है वो डबली रेनफोर्स्ड बीम तक जो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया गया है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से या फिर हमारे अबाउट में जाके, चैनल के अबाउट में जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7080230152। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको यहाँ से भी नोट्स आपको मिल जाएगा। डबली रेनफोर्स्ड बीम तक जो नोट्स है आपका प्रिपेयर करके वो टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे डाल दिया गया है, तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डायरेक्ट भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स आपका फ्री में अवेलेबल है अभी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है। अगर इनमें कुछ अंतर हम देखना चाहें, जनरली एग्जाम में आपके अंतर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको इन दोनों में अंतर जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं हम वन वे स्लैब और लिख लेते हैं दूसरी तरफ
टू वे स्लैब, ठीक है। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, ये हम देख लेते हैं यहाँ से अंतर क्या होता है दोनों में, ठीक है। पहला तो हमारा अंतर क्या होगा कि Ly/Lx का मान अगर 2 से अधिक है तो वन वे स्लैब, और अगर 2 के बराबर या 2 से कम है तो टू वे स्लैब हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे Ly/Lx का मान 2 से अधिक तो वन वे स्लैब, और Ly/Lx का मान 2 से कम या 2 के बराबर तो टू वे स्लैब, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि इसमें जो फ्लेक्सुरल मोमेंट होता है वो केवल छोटी वाली लंबाई होगी। जैसे क्या होगी, ये बड़ी वाली लंबाई होगी, ये छोटी वाली लंबाई होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, छोटी वाली लंबाई के अलोंग क्या होता है, माना जाता है कि हमारा टेंसर जो मोमेंट होगा, हमारा फ्लेक्सुरल मोमेंट होगा वो उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें माना जाता है कि फ्लेक्सुरल मोमेंट दोनों पार्टों पर समान आती है, ठीक है। टू वे स्लैब में मान लेते हैं हम कि ये जो हमारा आता है फ्लेक्सुरल मोमेंट, ये दोनों पार्ट पे समान मान लेता आता है। क्यों, ऐसा क्यों, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, वन वे स्लैब में क्या होता है कि केवल हमारी दो तरफ से ये बीम होती है और इसी पे हमारा स्लैब होता है, ठीक है। लेकिन तो जब ये दोनों तरफ से होगा तो ये कुछ अगर ऐसे है, ये मान लेते हैं हम, एक मिनट, ये हमारी ये कुछ इस तरह से अगर बीम है, इस तरह से बीम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसी तरह से, मतलब केवल ऐसे बेंड होगा, ये चीज़ बेंड नहीं हो सकती, ये हमारा मार्कर बेंड नहीं हो सकता। नहीं तो हम आपको अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। एक हम पेज लेके यहाँ से आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये, जैसे ये कुछ है, ये बीम है, ये बीम है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बेंड होगा, बेंड हमारा ये ऐसे होगा, ठीक है। कैसे, ऐसे बेंड होगा। जब बेंड होगा ये चीज़, तो मतलब कि हमारा छोटी वाली दिशा के अलोंग क्या हो रहा है, ये बेंड कर रहा है, ऐसे बेंड होगा, ठीक है, जब लोड इस पर लगेगा। लेकिन जब यही चारों तरफ से अगर बीम लगा देते हैं तो बेंड होगी चारों तरफ से, ये यहाँ से बेंड होगी, यहाँ पे भी चारों तरफ से बेंड होगी। तो ये फ्लेक्सुरल जो मोमेंट होगा वो समान रूप से माना जाता है, ठीक है। ये हुआ सेकंड। इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो आनवन आघूर्ण केवल लघु पार्ट में, मतलब कि सेकंड लिख सकते हैं, आनवन आघूर्ण केवल लघु पार्ट में उपजती है। और इसमें लिख सकते हैं आनवन आघूर्ण दोनों पार्टों, मतलब कि छोटा बड़ा दोनों पार्टों में समान उपजी मानी जाती है। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, ठीक है। तो ये आनवन आघूर्ण आपको हिंदी में उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या, कि फ्लेक्सुरल मोमेंट, ठीक है, वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन ठीक है, हिंदी इंग्लिश हम आपको दोनों बताते चल रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसमें जो होता है वन वे स्लैब में हमको जो थिकनेस होती है, स्लैब की जो थिकनेस होती है ये अधिक रखनी पड़ती है, ठीक है। वन वे स्लैब में थिकनेस जो होती है स्लैब की वो अधिक रखनी पड़ती है ताकि ये ज़्यादा जल्दी बेंड ना हो, ठीक है। मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम, थिकनेस अधिक रखनी पड़ती है, और इसमें लिख सकते हैं हम 1 2 3 थिकनेस कम रखनी पड़ती है, ठीक है। ये थर्ड हमारा हो गया कि जो थिकनेस होती है टू वे स्लैब में, क्योंकि चारों तरफ हमारे बीम लगे हुए हैं तो वो अगर थिकनेस हम कम रखेंगे तो भी वो हमारे लोड को बियर कर लेगा। लेकिन जब दो ही तरफ से हमारी बीम या फिर दीवार खड़ी हुई है
तो उसको जब आप एक लंबी गैलरी बनाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि दोनों तरफ से, इधर से तो इधर से क्या हुआ हमारा, इधर से और एक इधर से, दोनों तरफ से क्या होगा हमारा बीम जा रहा है। लेकिन इधर हमारा जैसे इधर से जा रहा है तो इस साइड और इस साइड आगे पीछे दोनों क्या होता है हमारा खुला ओपन होता है, वहाँ पे जो स्लैब बनता है वो हमारा वन वे स्लैब कहलाता है। लेकिन वही अगर हमारा चारों तरफ से पैक एक रूम देखते हैं, रूम के चारों तरफ क्या होता है हमारा वॉल बना होता है, सॉरी हाँ वॉल बना होता है, और अगर बीम चारों तरफ से बनी हुई है तो वो हमारा टू वे स्लैब कहलाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे स्लैब की थिकनेस उतनी नहीं रखनी पड़ती है। और नेक्स्ट क्या आ गया इसमें, चौथा, इसमें हम लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में कि जो हमारा टेंसाइल स्टील डाल रहे हैं वो टेंसाइल स्टील क्या करेंगे हम कि लघु पार्ट, ठीक है, जो छोटा हमारा होगा, जैसे ये हुआ, ये हमारा छोटा हुआ, इसके अलोंग, इसके समांतर, मतलब कि इस तरह से हम डालते हैं वन वे स्लैब में। ठीक है, तो लघु पार्ट के समांतर तनन इस्पात को डाला जाता है। और इसमें क्या करते हैं टू वे स्लैब में दोनों के समांतर, मतलब कुछ जो मेन बार होगी वो क्या होगी, जो हमारी मेन बार होती है वो छोटे पार्ट के समांतर डाली जाती है, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, जैसे ये क्या हुआ, अभी हम आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। आपको हमने शायद बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, जब हम आपको बीम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है और मेन बार क्या होता है। ठीक है, ये हमारा स्पैन कुछ है, ये क्या कुछ स्पैन अगर हमारा है तो ये छोटे लघु पार्ट हो गए, ये लंबी पार्ट हो गई, तो इसके समांतर जो डाला जाता है लघु पार्ट के समांतर, ये हमारा मेन बार होता है, मेन बार। और इस तरह से जो डाला जाता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों जो मेन बार होती है वो लघु पार्ट के समांतर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है वो हमारी लंबे पार्ट के समांतर रखी जाती है। ये हमारा हो जाएगा वन वे स्लैब में। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिएगा। और इसी तरह से 4 पॉइंट्स ये हुए, और भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे ये हमारा क्या होता है वन वे स्लैब, ये हमारा इकोनॉमिकल नहीं होता है, मतलब कि मितव्ययी नहीं होता, अधिक खर्चीला होता है। ये हमारा हो गया टू वे स्लैब में जब थिकनेस उसकी कम रखेंगे तो क्या होगी, जाहिर सी बात है थिकनेस कम रखेंगे तो कंक्रीट कम लगेगी, जब कंक्रीट कम लगेगी तो उसका खर्चा कम आएगा, जब खर्चा कम आएगा तो वो मितव्ययी खंड कहलाएगा हमारा। ठीक है, ये हुआ। और जो अभिकल्पन में गणनाएँ करती हैं, ठीक है, जो अभिकल्पन इसके जब डिजाइन करते हैं वन वे स्लैब की, इसमें जो कैलकुलेशन हमारी होती है वो सरल पड़ती है इसमें, किसमें, वन वे स्लैब में। लेकिन जब हम टू वे स्लैब में करते हैं कैलकुलेशन तो इसकी कैलकुलेशन हमारी कठिन पड़ती है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें फाइंड आउट करनी रहती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमारा फाइंड आउट करना है, इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं होता, केवल मेन बार होता है, तो मेन बार केवल हमारा एरिया हुआ और थिकनेस हुआ, ये सब फाइंड आउट करना होता है। इसमें दोनों फाइंड आउट करना होता है। इसमें हमारा IS कोड की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत तो दोनों में पड़ती है, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें अधिक हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या हुआ, हमारा कुछ वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं वन वे स्लैब का डिज़ाइन। ठीक है, बात करते हैं वन वे स्लैब का डिज़ाइन किस प्रकार से हम करते हैं, डिज़ाइन स्टेप उसके कौन कौन से, जैसे हमने आपको बीम में पढ़ाया था कि बीम के डिज़ाइन स्टेप कौन कौन से, पहले क्या करते हैं, फिर उसमें जैसे उसमें पढ़ाया था पहले कोई थिकनेस मान लेंगे, ठीक है, बीम की कोई थिकनेस मान लेंगे, फिर उसके बाद उस पर लोड काउंट करेंगे, डेड लोड, लाइव लोड, सारी चीज़ें, फिर मोमेंट हो गया, शियर फोर्स हो गया, ये सारी चीज़ फाइंड आउट करते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ें इसमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट आप रुकेंगे, गर्मी बहुत है। तो जैसे उसमें हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, उसी तरह से सेम टू सेम हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या देखना है आपको, डिजाइन स्टेप ऑफ वन वे स्लैब। हिंदी वाले जान ले कि एकल दैशिक स्लैब का
कि अवकल्पन स्टेप को बोल सकते हैं चरण, ठीक है, एकल दैशिक स्लैब के अवकल्पन के चरण, ठीक है, ये हुआ इसकी हिंदी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपके सिलेबस में, ठीक है। वैसे स्टेप तो शायद डिजाइन स्टेप कभी कभी पूछे जाते हैं, जनरली आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं डिजाइन स्टेप के बेसिस पे, ठीक है। तो सॉरी, आपको वो चीज़ें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम आपको डिजाइन स्टेप बता देते हैं तो आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन पहले डिजाइन स्टेप बताते हैं। जब 1 बेस स्लैब 2 बेस स्लैब दोनों कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले हम सोच रहे हैं थ्योरी कंप्लीट कर दें फिर आपको न्यूमेरिकल बताया जाए। तो डिजाइन स्टेप में पहले क्या करेंगे, जैसे उसमें क्या करते थे, थिकनेस मान लेते थे, गहराई मान लेते थे बीम की। यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इफेक्टिव स्पान, अभी हम बताएंगे कि इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, क्लियर स्पैन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। हाँ, इफेक्टिव स्पैन मान लेंगे कि कोई इफेक्टिव स्पैन की जो गणना करते हैं, जैसे क्या होगा जब हमारा क्वेश्चन देगा तो उसमें दिया गया इतने बाई इतने का स्लैब हमारे पास है, तो वहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये मतलब 2 बेस स्लैब है या फिर 1 बेस स्लैब है। ये कुछ हमारा स्लैब अगर दे दिया गया तो ये 5 हो गया, ये 7 कुछ हो गया, इस तरह से हमारा दे दिया गया। इसको हम मान लेते हैं 15, ठीक है, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक, ये मान लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ये 1 बेस स्लैब है या फिर 2 बेस स्लैब है। तो कैसे चेक करेंगे, LY/LX अगर 2 से बड़ा है तो क्या होगा, 1 बेस स्लैब हो जाएगा, मतलब कि LY/15 L मतलब कि LX 5 तो ये हो जाएगा 3, मतलब क्या होगा इससे अधिक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बेस स्लैब, ठीक है। तो जब ये 1 बेस स्लैब हमारा हो जाएगा तो अब हम इसके लिए अपना शुरू करते हैं स्टेप कि कैसे क्या होगा। क्या करेंगे, पहला इफेक्टिव स्पैन की गणना करेंगे। जब हमारे पास ये चीज़ दी रही, क्लियर स्पैन हमारे पास दिया, इफेक्टिव स्पैन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर तक की, एक कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक की जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हमारी क्लियर स्पैन होती है। और इनर टू इनर, जैसे ये हमारी कोई 2 बीम हो गई, इसके यहाँ से लेके इनर से यहाँ तक की दूरी, ये हमारी इफेक्टिव स्पैन होती है। तो इफेक्टिव स्पैन की गणना करते हैं। सबसे पहले इफेक्टिव स्पैन की गणना करें, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम करते हैं कि उस पर जो लोड्स आ रहे हैं, ठीक, जो नहीं सॉरी हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे पहले हम लोड ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले वहाँ पे देखिए क्या किए थे हम बीम में, कि यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन की गणना की, पहले इफेक्टिव स्पैन की गणना हो गई। अब कोई थिकनेस मान लेते हैं, थिकनेस कैसे मानेंगे, वहाँ पे तो हम नॉर्मली ऐसे मान लेते थे कि इतने थिकनेस की है, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार हमको थिकनेस माननी है। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार स्लैब की मोटाई मान ले। अभी हम बताएंगे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार कितनी मोटाई मानी जाती है स्लैब की, ठीक है। 3 जैसे हमारे पास कई टाइप्स के बीम होते हैं या फिर कई टाइप्स के स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब हो गया, हमारा सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो गया, ठीक है। 1 बेस स्लैब में भी कई टाइप्स के होते हैं, हमारे 2 बेस स्लैब में कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमको डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया पढ़ना है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, आपको वो नॉर्मली याद हो जाएगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार हमने क्या किया, यहाँ से मान लिया कि हमारा क्या हो जाएगा, स्लैब की मोटाई कितनी होगी मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस पे आने वाले लोड को, जैसे हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया और अल्टीमेट मोमेंट हो गया, फिर हमारा शियर फोर्स हो गया, ठीक है, और डेड लोड, लाइव लोड, ये सारी चीज़ें, सारे लोड्स हम काउंट करते हैं। ये इन सभी चीज़ों का फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला नहीं बता रहे हैं, बस स्टेप बता दे रहे हैं। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पे फार्मूला आपको हम बताएंगे, ठीक है।
तो थर्ड में स्लैब पर आ रहे लोड, स्लैब पर आ रहे लोड या फिर मैक्सिमम लिख सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स VU जिसको हम बोलते हैं, और अल्टीमेट मोमेंट, ये ड्यू टू हमारा फैक्टर लोड होगा। फैक्टर लोड के अनुसार क्या करेंगे हम, शियर फोर्स, वहाँ पे फैक्टर लोड हमारा ज्ञात करते थे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, शियर फोर्स ज्ञात करेंगे फैक्टर लोड के अंदर में रह के, ठीक है। इनका को ज्ञात करते हैं, को ज्ञात करते हैं। अब जब हमारे पास लोड सारे फाइंड आउट हो गए, थिकनेस हमने मान ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, बंकन के अनुसार उपयुक्त मोटाई की गणना करेंगे। अब जो बेंडिंग आ रही उसके अनुसार उपयुक्त मोटाई, ये तो हमने माना हुआ है यहाँ पे, ये मोटाई हमारी सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हम मोटाई फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास MU लिमिट बराबर, ठीक है, MU लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, MU लिमिट बराबर अंडर रूट M अपॉन RU इंटू B, ठीक है। ये यहाँ से क्या करेंगे, हम चौड़ाई फाइंड आउट करेंगे, और जब ये हमारी चीज़ हमारे पास फाइंड आउट होके आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से MU लिमिट का मान फाइंड आउट करेंगे। RU का मान आपको बताएगा कि RU का मान क्या होता है, RU की बड़ी वैल्यू होती है, ये आपको B में बताएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, तो वहाँ पे हम अच्छे से आपको बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर जी ऐसे थ्योरी बता दे रहे हैं लेकिन फार्मूला बता ही नहीं रहे, न्यूमेरिकल करवा ही नहीं रहे, तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, हम हैं, आप परेशान मत होइए। बस जितना बता रहे हैं आप उतना हमारे साथ पढ़ते चलिए, नोट्स हो सके तो बनाते चलिए, या फिर नोट्स तो हम प्रोवाइड करेंगे ही, ठीक है। तो इस फार्मूले से क्या करेंगे हम, उसकी जो मोटाई होगी, ठीक है, किसकी मोटाई, जो स्लैब हम बना रहे हैं 1 बे स्लैब, उसकी मोटाई फाइंड आउट करेंगे। अब जब यहाँ पे एक मोटाई तो हमने मान लिया है, दूसरी मोटाई यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम माने हुए मोटाई से इसकी तुलना करेंगे, तो अगर इसके अनुसार जो हम माने हैं, ठीक है, इससे जो हम मानी हुई हमारी थिकनेस है, मोटाई है, वो अगर इससे अधिक आ रही है, ये जो हमारा हम निकाले हैं इससे अगर ये अधिक आ रही है मानी हुई मोटाई, ठीक है, अगर मतलब चाहे ऐसे बोले कि इससे ये अधिक आ रही है, चाहे ये बोले कि इससे जो माने हुए से ये कम आ रही है, तो बात एक ही हुई। तो जब ऐसी अगर होती है कि ये जो मानी हुई मोटाई है और जो कैलकुलेट की गई मोटाई है, मानी हुई मोटाई कैलकुलेट की गई मोटाई से अधिक है, मतलब कि ये कम है, तो हम उसको पुनः डिजाइन करते हैं, फिर से डिजाइन करते हैं, फिर से मानते हैं, फिर उसका लोड निकालते हैं, फिर मतलब कि यहाँ तक करने के बाद अगर हमारा नहीं सही आता तो ये यहाँ से फिर हम फिर से करते हैं स्टेप नंबर 3 से, ये फिर यहाँ से सेकंड से, स्टेप नंबर 2 से हम फिर से निकालते हैं पूरा, ठीक है। क्या करेंगे, सारी चीज़ें फिर से निकालना पड़ेगा, मतलब कि डबल काम हो गया, ठीक। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, जब हम साइड पे मतलब कि जहाँ पे हमको अगर कोई ऐसा काम हम करते हैं कि जहाँ पे हमको जैसे घर का कोई अगर आप एस्टिमेट निकाल रहे हैं या फिर उसका एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे नहीं फिर से डिज़ाइन करें, यहाँ पे आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये हुआ हमारा 4 स्टेप। 5th स्टेप में क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम रेनफोर्समेंट याद करेंगे। अब यहाँ से तो हमारा थिकनेस पता चल गया, कितने थिकनेस के हमको स्पैन हमारे पास पता चल गया, इफेक्टिव स्पैन की गणना कर लिए, उसके बाद थिकनेस कितनी है उसकी गणना कर लिए, बस। अब इसमें रेनफोर्समेंट हमको डालना है, रेनफोर्समेंट डालने के लिए क्या करेंगे हम, और रेनफोर्समेंट की गणना करेंगे, ठीक है। रेनफोर्समेंट की गणना के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले, फार्मूला 5वां स्टेप यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है।
ये मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो हम बोल रहे हैं, आप अच्छे से इसको सुनिएगा कि हम कह क्या रहे हैं। एक मिनट आप रुकेंगे। हाँ, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला XU बराबर, हमने क्या पढ़ा था जब हम आपको LSM पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK, ठीक है, FCK B, ये फार्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये फार्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था जब हम आपको LSM पढ़ा रहे थे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम AST फाइंड आउट करेंगे, मेन रेनफोर्समेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जब मेन रेनफोर्समेंट का एरिया पता चल जाएगा तो एक एरिया क्या करेंगे, जो हम मान लेंगे फिर कि इतने mm का हमारा रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है। एक रेनफोर्समेंट के एरिया से जब हम टोटल रेनफोर्समेंट के एरिया में डिवाइड करेंगे तो हमको वहाँ पे रेनफोर्समेंट कितनी रेनफोर्समेंट डालनी है वो हमको यहाँ पे पता चल जाएगी। मतलब कि टोटल एरिया को हम AST को एक एरिया से स्मॉल a से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमको रेनफोर्समेंट कितनी संख्या में लगेगी वो चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि अब स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे। हमने रेनफोर्समेंट तो फाइंड आउट कर लिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे। स्पेसिंग के लिए हमने फार्मूला आपको बताया हुआ है S बराबर, ठीक है, S बराबर फार्मूला क्या बताया गया है, AT × 100, ठीक है, AT × 1000 अपॉन में AST। मतलब AT क्या है ये देख लेते हैं, AT ही स्मॉल है, जो हमने यहाँ पे स्मॉल a बताया आपको, एक छड़ का क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। मतलब कि स्पेसिंग के लिए S बराबर क्या है, AT एक छड़ का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में टोटल एरिया। यहाँ से क्या करते हैं, हम स्पेसिंग फाइंड आउट कर लेते। ये 5वां स्टेप हो गया, फिर ये 6वां स्टेप हो गया। देखिए स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए हमें ऐसे लिखना पड़ रहा है। आपको समझ में अगर आ रही हैं सारी चीज़ें तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं हो रही है, कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास दिया गया 7080230152, वहाँ पे आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही, तो हम आपको आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास। ठीक, तो अब यहाँ पे ये हमारा निकल गया। अब वहाँ पे जैसे हम क्या करते थे, डिफ्लेक्शन में चेक करते थे, शियर में चेक करते थे, ठीक है, सारी चीज़ें चेक करते थे जब हम बीम का डिज़ाइन करते थे। यहाँ पे भी ये हमारे स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमको यहाँ पे शियर में चेक करना है कि शियर पे उस पर कितना लोड आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम अब चेक करेंगे। शियर चेक नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, 7वां स्टेप लिख सकते हैं अगर हम, तो लिख सकते हैं शियर चेक, शियर चेक, और नेक्स्ट और 6, 7, 8, 8वां स्टेप, 7वां ये हुआ, 8वां स्टेप लिख सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ चेक करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिजाइन स्टेप ऑफ वन बेस स्लैब। ठीक, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। ठीक, क्या है कि पहले इफेक्टिव स्पैन की गणना कर लेंगे। हमारे पास जब हम क्वेश्चन देंगे, मतलब क्वेश्चन हमको मिलेगा तो उसमें दिया जाएगा कितने बाई इतने का हमारे पास स्पैन का डिज़ाइन कीजिए, आप इतने बाई इतने स्पैन के स्लैब का डिज़ाइन कीजिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 बेस स्लैब है या फिर 2 बेस स्लैब है। ठीक है, जब वो पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारा आ गया 1 बेस स्लैब, तो ठीक है, वहाँ पे इफेक्टिव स्पैन की गणना करेंगे। इफेक्टिव स्पैन की गणना करने के बाद डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अनुसार क्या करेंगे, हम स्लैब की मोटाई मान लेंगे कि इतने थिक हमारी जो स्लैब है वो बनेगी। फिर क्या करेंगे, मान लिए हमने, फिर स्लैब पर आ रहे जितने भी लोड आते हैं, हमारे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया MU, और फिर शियर फोर्स हो गया, जो VU हमारा है ड्यू टू किसके, फैक्टर लोड। ठीक है, फैक्टर लोड के कारण जो हमारे उस पर आ रहे हैं शियर फोर्स, उसको फाइंड आउट करेंगे। ऐसे जितने भी लोड उस पर डेड लोड, लाइव लोड आएंगे, सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 3rd स्टेप हो गया। 4th स्टेप में क्या करेंगे, हम जो उसकी एक्चुअल हमारी
थिकनेस आ रही है, मोटाई आ रही है, MU लिमिट से उसकी और हम फाइंड आउट करेंगे। फिर इन दोनों की तुलना करेंगे, जो मानी हुई मोटाई है और जो हमारी मोटाई आ रही कैलकुलेट करने पे, इन दोनों की तुलना करेंगे। अगर जो हमारी कैलकुलेट की गई मोटाई इसकी मोटाई से, मानी गई मोटाई से कम है, तो हम पुनः डिजाइन करेंगे यहाँ से सेकंड नंबर स्टेप से। ठीक है, सेकंड नंबर स्टेप से फिर से हम डिजाइन करेंगे। तो उसके बाद फिर ये हमारा चौथा स्टेप होगा। फिर पाँचवें स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करेंगे। अब सारी चीज़ यहाँ से हमको थिकनेस पता चल गई, स्पैन पता चल गया। अब हमको कितना रेनफोर्समेंट डालना ताकि इसमें क्रैक्स ना जनरेट हो, उसके लिए क्या करेंगे, हम AST फाइंड आउट करेंगे। इस फार्मूले से XC बराबर 0.87 FY AST 0.36 FC के B से, यहाँ से हम AST का मान फाइंड आउट करेंगे। जब AST हमारा फाइंड आउट हो गया, तो एक रेनफोर्समेंट की एरिया से जब AST को, टोटल रेनफोर्समेंट की एरिया को डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार का हमको पता चल जाए कितने नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट बार लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमको बार का पता चला कितना बार हमको हमारे पास लगेगा, तो फिर हम स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी दूरी पर हमारे रेनफोर्समेंट लगेंगे। उसके लिए हमारे पास स्पेसिंग का फॉर्मूला है AT, मतलब कि रेनफोर्समेंट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, ये हुआ। अगर हाँ ये हुआ। अब ये देखिए मेन रेनफोर्समेंट का आ रहा है, ये मेन रेनफोर्समेंट यहाँ से निकल के, अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जब हम डालते हैं तो उसके लिए फिक्स होता है, IS कोड ने बताया हुआ है कि अगर HY माइल्ड स्टील है तो वहाँ पे 1.15%, 0.15% ऑफ BD, B मतलब बिड्थ, D मतलब डेप्थ, टोटल डेप्थ। चल नहीं रहा ये, ठीक, ये BD 1.5% ऑफ BD क्या करेंगे हम वहाँ पे डालते हैं अगर माइल्ड स्टील है। ठीक है, और अगर HYST स्टील है तो वही चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं हम 1.2%, 0.12% ऑफ BD ये हम डालते हैं HYST स्टील के लिए, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो ये अगर जो MCQ क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती हैं कि कितना मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन बार हम डालते हैं अगर HYST स्टील यूज कर रहे हैं स्लैब में, और या फिर माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये हुआ। अब स्पेसिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये दिया गया है AT, मतलब कि एक रेनफोर्समेंट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में टोटल एरिया। ठीक है, जब यहाँ पे हमको स्पेसिंग पता चल गया, हमारे पास रेनफोर्समेंट पता चल गया, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट पता चल गया, AST पता चल गया, उस पर लोड कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम उसमें चेक करेंगे शियर में वो कितना स्ट्रेंथ देगा, डेवलपमेंट लेंथ कितनी रखी जाएगी, डिफ्लेक्शन कितना आएगा उसमें, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है शियर चेक। ठीक है, शियर चेक करेंगे, उस पर जो कर्तन फोर्स आ रहे हैं उसको चेक करेंगे, कर्तन बल आ रहे हैं, फिर डेवलपमेंट लेंथ चेक करेंगे। ये हमारे स्टेप्स हो गए कि किस तरह से हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, करेंगे अगर हमारे पास कोई स्पैन दिया गया है तो। ठीक है, ये वो हमारा 1 वे स्लैब का डिज़ाइन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया जो हम आपको बता देते हैं वो बता देते हैं क्या होता है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। आई होप कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देख लेते हैं डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। इधर लिख देते हैं हम कि किस तरह का हमारा स्पैन है। ठीक है, किस तरह का हमारा स्पैन है, हम उसको लिख देते हैं मेंबर कौन सा हमारा। ठीक है, मेंबर लिख देते हैं इधर, और इधर लिख लेते हैं हम L/D का रेशियो, L/D रेशियो। ठीक है, ये हमारा इधर मेंबर हो गया, इधर L/D का रेशियो हो गया। जो हमारा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होता है ये हम L/D के अनुसार, इसका जो रेशियो होता है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। तो अगर हमारा कैंटिलीवर है, ठीक, कैसा है, कैंटिलीवर है, अगर कैंटिलीवर हमारा बना रहे हैं हम, स्लैब जो है कैंटिलीवर स्लैब बना रहे हैं, तो L/D का रेशियो जो वो 7 हम रखते हैं। ठीक है, और फिर अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, SS स्लैब, ठीक, सिंपली सपोर्टेड स्लैब, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 20 रखते हैं। क्या, L/D का रेशियो हमारा 20 रखते हैं। और अगर कंटिन्यूस स्लैब है, क्या, कंटिन्यूस
तो ये हमारा 27 रखते हैं, सॉरी 26, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया यही होता है, L/D का रेशियो जो होता है यही हमारा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होता है। तो ये वो अगर कैंटिलीवर स्लैब बना रहे तो वहाँ पे 7 लेते हैं, और अगर L/D यहाँ से देखिए, अगर जैसे क्या हुआ हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ये यार मार्कर आज, एक मिनट, सही। जैसे अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब हम लेते हैं और इसका L/D का रेशियो कितना है हमारा 7 है, तो लेंथ तो हमारे पास होगी, यहाँ से क्या करेंगे हम, लेंथ हमारे पास दी रहेगी, हमको थिकनेस माननी होती है। इस पर हमारे पास 5, अगर इतना दिया गया, ठीक है, इस ये दिया गया, मान लेते हैं हमारे पास कि कोई स्पैन दिया गया, तो D का मान अगर हमको ज्ञात करें तो L/7 हो जाएगा यहाँ से। तो L का मान जितना भी होगा हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पे 5 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा उतना हम क्या करेंगे, यहाँ पे थिकनेस हम रख लेते हैं। तो इसके अनुसार क्या करते हैं, हम थिकनेस को मानते हैं। जब हम शुरू में डिजाइन स्टेप शुरू करते हैं तो वहाँ पे इस क्राइटेरिया के अनुसार हम क्या करते हैं, थिकनेस को मानते हैं, ठीक है। सॉरी ये 20 है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब 20 होता है, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, जितना भी आएगा हमारा उस हिसाब से क्या करते हैं, हम इसकी थिकनेस रखते हैं। तो ये हुआ आपका 1 बे स्लैब। यहीं पे आपका 1 बे स्लैब का जो चैप्टर होता है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो 2 बे स्लैब है। इस पर 2 बे स्लैब में यहाँ पे हमने आपको थ्योरी सारी चीज़ें बताई थी। 2 बे स्लैब में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, आपको वहाँ पे डिजाइन स्टेप पढ़ना, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने 1 बे स्लैब और 2 बे स्लैब का, किस तरह से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं और उनको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे मिलेंगे। तब तक के लिए रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।